नमस्कार दोस्तों। अब हम कक्षा 8 के आगे के पाठों का अध्ययन करेंगे। 17 से लेकर के 20 तक। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीछे के पाठ अगर आपको पढ़ने हैं तो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से आप पढ़ सकते हो। तो 17वां पाठ है, देखिए, मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं सदी का भारत। मुगल साम्राज्य का पतन एवं 18वीं सदी का भारत। तो देखिए, राजस्थान के पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस शासक ने यशवंतराव होलकर की सहायता की थी? यशवंतराव होलकर की सहायता राजस्थान के भरतपुर नरेश रणजीत सिंह ने की थी। मराठा क्षेत्र के शासकों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? यानी मराठा क्षेत्र के जो शासक थे उनसे लिया जाने वाला कर सरदेश मुखी कहलाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे प्रश्न बहुत मायने रखते हैं। मराठों के द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? मराठ जो थे, मराठा लोग, वो राजस्थान के शासकों से जो कर लेते थे वो होता, उसे चौथ कहलाते थे। उसे क्या कहा जाता था? चौथ। गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में रहते थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो ये प्रताप सिंह थे जयपुर के। वो अपने दरबार में 22 विद्वानों को रखते थे। उसे गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। राधा गोविंद संगीत सार जैसे ग्रंथ किसके दरबार में लिखा गया था? तो यह प्रताप सिंह के दरबार में ही लिखा गया था, राधा गोविंद संगीत सार। जयपुर शहर को किसने बसाया? तो जयसिंह द्वितीय, जयसिंह सेकंड ने जयपुर को 1734 में बसाया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। आगे देखिए, किस मुगल सम्राट को गद्दी से हटाने में जोधपुर के अजीत सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ये फर्रुखसियर था, एक मुगल सम्राट। उसको अजीत सिंह ने गद्दी से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुगलों से जोधपुर किसने छीना था? तो मुगलों से जो जोधपुर वो अजीत सिंह ने छीना था, दुर्गादास राठौड़ के सानिध्य में। क्या है कि ये अजीत सिंह है, वो जसवंत सिंह का पुत्र था। जसवंत सिंह की जमरूद में जब मृत्यु हो गई तो जसवंत सिंह की जो पत्नी है वो गर्भवती थी, अजीत सिंह की माँ। उसको दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के चंगुल से निकाल करके जोधपुर छिपा करके रखा था, पालन पोषण किया था। जिस प्रकार से पन्नादाई ने उदय सिंह का किया था, ठीक उसी प्रकार से दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जयपुर राज्य की अंतिम प्रमुख सफलता स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा किस युद्ध में मराठाओं को पराजित किया था? तो तुंगा का एक युद्ध हुआ था, उसमें जयपुर के महाराजा थे प्रताप सिंह, उसने मराठों को पराजित किया था। ये तुंगा है, वो दौसा जिले में, ध्यान रखना। मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए किस राजपूत शासक ने 1734 में हुरडा सम्मेलन का आयोजित किया था? स्वाई जयसिंह था। उसने, मराठे थे वो राजस्थान के राजाओं को बहुत परेशान करते थे, उनसे कर वसूलते थे, उसको चौथ कहा जाता था, जो अपन ने पीछे पढ़ा है। तो राजस्थान के सभी शासक मिलकर के एक सम्मेलन का आयोजन किया था, हुरडा वर्तमान में भीलवाड़ा में है। उस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, और स्वाई जयसिंह थे, उन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन करवाया था। आगे देखिए, मराठों के राजस्थान में प्रवेश किस कारण हुआ? ये प्रवेश किस कारण हुआ? सवाई जयसिंह के द्वारा बूंदी के उत्तराधिकारी युद्ध में हस्तक्षेप करने के कारण मराठों का राजस्थान में प्रवेश हुआ था, और सबसे पहले बूंदी में मराठे आए थे। अगला देखिए, हैदर अली के पुत्र का नाम क्या था? हैदर अली के पुत्र का नाम टीपू सुल्तान था, जो मैसूर का शासक था। मैसूर पर किस राजवंश का शासक था? तो ये वाडियार वंश के राजाओं का शासक था। प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ? अंग्रेजी सेनापति क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध है वो 1757 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1757 में लड़ा गया था। बंगाल राज्य की स्थापना किसने की? तो बंगाल राज्य की स्थापना हुआ मुर्शीद कुली खां के द्वारा की गई थी। बंगाल की स्थापना है मुर्शीद कुली खां के द्वारा की गई थी। बक्सर का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेजों और बहाउद्दौला के मध्य लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध है वो भी। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की?
हैदराबाद राज्य की स्थापना है वो चिनकिलिच खान के द्वारा की गई थी। जाटों की शक्ति का विकास किसके काल में हुआ था? तो महाराजा सूरजमल थे भरतपुर के, उनके राज्य में जाटों की जो शक्ति है वो चरमोत्कर्ष पर थी और भरतपुर को सूरजमल ने राजधानी बनाया था। जाट साम्राज्य की स्थापना वो बदन सिंह के द्वारा की गई थी। मराठा शक्ति का विकास किसके काल में हुआ? तो ये पेशवा बाजीराव के काल में हुआ था। पेशवा बाजीराव था, उसके शासनकाल में मराठा जो शक्ति थी वो चरम सीमा पर थी। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो शिवाजी के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। किसने मुगल सत्ता के खिलाफ स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया करते हुए सिक्के भी चलाए थे? तो ये बंदा बहादुर ने चलाया था। मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? औरंगजेब की धार्मिक और मुगल मराठा और मुगल राजपूत नीतियां मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण थे। यानी औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था, इसने हिंदुओं के मंदिर भी तुड़वा दिए थे और मुगलों और मराठाओं के मध्य भी तकरार हो गई थी और मुगल राजपूत थे, उनकी नीतियों में भी परिवर्तन आए थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए इलाहाबाद में संधि की थी? तो शाह आलम द्वितीय था, उसने अंग्रेजों से संधि है वो कर ली थी। अब अपन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम है, इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, किसने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने तर्कों से 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह साबित किया था? तो वीर सावरकर था। वीडी सावरकर आप जो पढ़ते हो, विनय दामोदर सावरकर नाम था वीडी सावरकर का पूरा नाम। उन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम युद्ध का नारा दिया था। अगला देखिए, किस गवर्नर जनरल ने भारतीयों की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस के गठन को मंजूरी दी थी? तो लॉर्ड डफरिन था, उसने यह मंजूरी दी थी। क्रांति के बाद किन्हें सबसे अधिक अंग्रेज प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? तो सामंतों को अंग्रेजों का सबसे अधिक सामना करना पड़ा था। किस देवी की प्रतिमा के 10 सिर और 54 हाथ हैं? तो ये सुगाली माता है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी, जिनके 10 सिर और 54 हाथ हैं, जो कि 1857 की क्रांति की इष्ट देवी भी मानी जाती है। ऐसा पढ़ने में मिलता है कि सुगाली माता के दर्शन करके ही जो क्रांतिकारी थे वो अपनी क्रांति की आगे की योजना बनाया करते थे। आहुआ के कुल देवी कौन सी थी? तो ये सुगाली माता थी, इसे क्रांति की देवी के नाम से भी जाना जाता है। किसे राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है? ये अमरचंद बांटिया हैं। ये अमरचंद बांटिया बीकानेर के रहने वाले थे, परंतु ये अपना व्यवसाय है वो राजस्थान से बाहर यानी मध्य प्रदेश में अपना कोई बिजनेस किया करते थे और अमरचंद बांटिया ने तांत्या टैपे को अपनी सारी संपत्ति है वो दान में दे दी थी, इसलिए अंग्रेजों ने अमरचंद बांटिया को फांसी पर लटका दिया था। तो राजस्थान का दूसरा भामाशाह अमरचंद बांटिया को कहा जाता है। पहला भामाशाह तो आप जानते हो महाराणा प्रताप को, जिसने संपत्ति दान में दी थी। राजपुताना को कौन सा शासक अपनी सेना राज्य के बाहर क्रांतिकारियों के विरुद्ध भेजी थी? तो बीकानेर के महाराजा थे सरदार सिंह। उन्होंने क्रांतिकारियों को दबाने के लिए अपनी जो सेना है वो राज्य से बाहर यानी बाडलू एक गांव है हरियाणा सिरसा के पास में, वहां तक भेजी थी और इसके उपलक्ष्य में अंग्रेजों ने इन्हें 54 परगने दान में भेंटे किए थे सरदार सिंह को। बीकानेर के महाराजा हैं और भी हैं, जैसे राम सिंह है जयपुर वाले, उन्होंने भी मतलब रेवाड़ी तक अपनी सेना भेजी थी, तो उनको भी उपलक्ष्य में मतलब कोटपुतली वो मिला था। ऐसे बहुत से राजा हैं जिन्होंने अंग्रेजों की खूब सहायता की है। आगे देखिए, कोटा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो जयदाल और मेहराब खां के द्वारा किया गया था। मेजर बर्टन, शेल्डम काटम है और उस डॉक्टर था वो, उसके दो पुत्र थे, उन सभी को मार डाला और मेजर बर्टन का सिर है वो पूरे शहर में घुमाया था। बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था, मतलब कोटा पर अच्छा नियंत्रण कर लिया था जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा, और महाराणा राम सिंह द्वितीय हैं उनको नजरबंद कर दिया था उन्हीं के महल में। किस अंग्रेजी जनरल का सिर काटकर कोटा की सड़कों पर घुमाया? तो मेजर बर्टन का घुमाया था। किस अंग्रेजी जनरल का सिर आहुआ के किले पर लटका है? तो ये मेकमोहन जी महाराज थे। इन मेकमोहन जी का सिर काट करके आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपने किले पर लटका दिया। एक ठोकर आते मारते और एक ठोकर जाते मारते थे मेकमोहन का। ठीक है।
बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? ये 8 सितंबर 1857 को हुआ था। ठीक है। कुशाल सिंह के नेतृत्व में किस स्थान पर क्रांतिकारियों ने जोधपुर की सेना को हराया था? तो ये बिथोड़ा में ही हराया था। कुशाल सिंह कहाँ के ठाकुर थे? यानी आहुआ के ठाकुर थे ये। एरनपुर के सैनिकों की भेंट किस स्थान पर हुई थी? ठाकुर कुशाल सिंह से एरनपुर के सैनिकों की जो भेंट है वो खेरवा नामक स्थान पर हुई थी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये कहाँ का नारा था? जो एरनपुर छावनी के जो सैनिक है उन्होंने ये नारा दिया था। ये नारा बहुत अच्छे से याद रखना, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। नीमच में क्रांति कब हुई? तो 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया था। राजस्थान में कौन सी 6 छावनियाँ थी? अब 6 छावनियों के नाम याद रखना। 5 तो वर्तमान में है, एक है वो मध्य प्रदेश में चलेगी। देखिए, पहले नसीराबाद है, ब्यावर है, खेरवाड़ा है, देवली है, एरनपुर है, नीमच है। ये 6 छावनियाँ थी। तो अब नीमच जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो नसीराबाद से हुई थी 28 मई 1857 को। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की मुलाकात किस स्थान पर हुई? तो ये कालपे नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, कालपे में। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और राजस्थान का जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, यह भी याद रखना। AGG। उड़ीसा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही के द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया था। असम में क्रांति का नेतृत्व दीवान मणिराम और कन्बेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था। ये क्रांति जहाँ जहाँ पर जिसने की थी उनके नाम याद रखना। उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, असम में दीवान मणिराम और कन्पेश्वर। बिहार में क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने, आरा नामक एक जगह है बिहार में, वहाँ पर कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था, क्रांति की गई थी। झांसी में क्रांति का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। अवध में क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल थी, जिसे महकपरी के नाम से भी जाना जाता है। ये बेगम हजरत महल है, वो क्रांति के दौरान नेपाल चली गई थी और वहीं पर रहने लग गई थी। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व नाना साहब और तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। क्रांति का प्रतीक, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। कमल का फूल है और चपाती यानी रोटी, रोटी को चपाती बोलते हैं। तो क्रांति का प्रतीक तो जो था वो आम जनता थी, उसको ये समझाने के लिए चलाया था कि रोटी हर कोई जानता था और कमल का फूल हर कोई जानता, इसलिए कमल और कमल के फूल को, रोटी को क्रांति का प्रतीक के रूप में चुना था। 31 मई 1857 को एक दिन में एक साथ किसके नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत करनी थी? तो मुगल बादशाह बहादुर शाह थे, उनके नेतृत्व में क्रांति करनी थी। 31 मई को इसका समय रखा गया था, परंतु इससे पहले 10 मई 1857 को ही बैनकपुर छावनी में मंगल पांडे के द्वारा क्रांति का बिगुल है वो बजा दिया। क्रांति के लिए कौन सा दिन तय हुआ था? तो 31 मई 1857 को तय हुआ था, परंतु हो गई थी ये पहले ही, निश्चित समय से पहले ही हो गई थी। अगला देखिए, 1857 की क्रांति की योजना किसने बनाई? ये नाना साहब के द्वारा योजना बनाई गई थी। पेशवा, नाना साहब पेशवा तथा उसके सहयोगी अजीमुल्ला और औरंगजेब बापू के द्वारा क्रांति की योजना है वो बनाई गई थी। आगे देखिए, कहाँ के शासक ने डूंगजी को अंग्रेजों के हवाले कर दिया? ये जोधपुर के शासक थे। तो डूंगजी और जवाहर जी जो चाचा भतीजा थे वो अंग्रेजी छावनियों को लूटा करते थे और गरीब जो जनता थी उनको उनका धन है वो दे दिया करते थे गरीबों को। तो डूंगजी को है वो जोधपुर की सरकार ने अंग्रेजों को सौंप दिया था। किस रियासत में जवाहर जी को शरण दी थी? तो बीकानेर रियासत ने जवाहर जी को शरण दी थी। और ये डूंगजी जवाहर जी सीकर के थे। डूंगजी जवाहर जी का रिश्ता था, काका भतीजा का रिश्ता था, और ये रहने वाले सीकर के थे। अंग्रेजों की छावनियों को लूटने क्रांतिकारी डूंगजी जवाहर जी थे। क्रांतिकाल में किन साहित्यकारों ने देशभक्ति की अलग जगाने का मुख्य कार्य किया? तो बांकीदास थे जोधपुर के और सूर्यमल मिश्रण थे बूंदी के। ये दोनों ही बहुत ही शानदार कवि थे। राजस्थान का राष्ट्रीय कवि या राज्य कवि अगर कहा जाए तो सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। इन्होंने 1857 की क्रांति में एक वीर सतसई लिखी थी, जबकि सतसई में 700 दोहे होने चाहिए, परंतु इनकी सतसई में 288 दोहे हैं, परंतु ऐसी फड़कती हुई रचना है कि आग लगा देती है कलेजे में। अगला देखिए, गोद निषेध नीति के तहत कौन कौन से स्थान हड़पे गए थे? तो गोद निषेध नीति के तहत अंग्रेजों ने सलूम्बर, जेतपुर, सतारा, नागपुर, बिठूर और झांसी को छीन लिया था, यानी अपने अधीन कर लिया कि कोई बच्चा गोद वोद नहीं ले सकता। हड़प की नीति बोली जाती है इसको। अब आगे देखिए, गोद निषेध
नीति किसने बनाई? ये डलहौजी के द्वारा बनाई गई नीति थी कि कोई दूसरे की संतान को गोद नहीं ले सकता है। अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध सबसे बड़ा और देशव्यापी क्रांति कब हुई? तो 1857 में हुई थी। 1757 में प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करके अंग्रेजों ने किस स्थान पर अपने साम्राज्य की नींव डाली? सबसे पहले बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था अंग्रेजों ने। ठीक है मित्रों, अगला देखिए 19 का चैप्टर है आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन और समाज सुधार। आधुनिक जो भारत था उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या समाज सुधारे, कौन कौन समाज सुधारक आगे आए। हाँ, तो इसका पहला प्रश्न है मित्रों कि अलवर में किसने अपने घर के मंदिर के दरवाजे हरिजनों के लिए खोल दिए? तो यह पंडित हरिनारायण शर्मा थे। इन्होंने अपने घर के दरवाजे वो खोल दिए और अलवर के महाराजा जय सिंह ने अपना मंत्री भी नियुक्त किया था पंडित हरिनारायण शर्मा को। अगला देखिए, राजस्थान में किसके प्रयासों से बाल विवाह के खिलाफ 1929 में शारदा एक्ट बना? तो अजमेर में हरविलास शारदा हैं, उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध एक बाल विवाह अधिनियम पारित करवाया था जो 1929 में शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। राजपूत हितकारिणी सभा का गठन 1889 ईस्वी में अजमेर में हुआ था। राजपूत हितकारिणी सभा का। उदयपुर में डाकनिया प्रथा पर रोक 1853 में लगी थी। ये अच्छे से याद रखना, 506 लाइनें, अक्सर यहाँ से प्रश्न उठेंगे। एक एक चीज को अपन पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले बाल निषेध, बाल विवाह पर कानून 1929 में शारदा एक्ट के नाम से हरिविलास शारदा ने बनाया। राजपूत हितकारिणी सभा 1889 में अजमेर में। डाकनिया प्रथा पर रोक उदयपुर में 1853 में। मानव व्यापार पर रोक खरीद फरोख्त 1847 में जयपुर में। जोधपुर में त्याग प्रथा पर रोक 1841 में। कोटा में कन्यावध पर रोक 1834 में और बूंदी में 1822 में सती प्रथा पर रोक लगी थी। यह रोक अच्छी तरीके से याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से बहुत बार प्रश्न उठाया जाता है, तो अच्छे से याद रखिएगा। देखो, बूंदी में सती प्रथा पर 1822, कोटा में कन्यावध पर 1834, जोधपुर में त्याग प्रथा पर 1841, जयपुर में मानव व्यापार यानी खरीद फरोख्त पर रोक 1847 और उदयपुर में डाकनिया प्रथा पर 1853। 3-4 बार आप रिपीट करोगे तो आपको ये बातें याद हो जाएंगी। सूरजी भगत, ये अच्छा प्रश्न है। सूरजी भगत सूरजमल दास ने किस में चेतना फैलाने का कार्य किया था? तो ये जनजातियों में, जैसे गोविंद गुरु थे उन्होंने संप सभा की स्थापना की, इसी प्रकार एक सूरजी भगत भी हुए थे, उन्होंने यानी सूरजमल दास ने भी जनजाति समूहों में चेतना फैलाने का कार्य किया था। संप सभा का गठन गोविंद गुरु के द्वारा 1883 ईस्वी में किया गया था। संप सभा बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत बार पूछी जाती है। उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1883 ईस्वी में। देखो, संप सभा की स्थापना भी गोविंद गुरु के द्वारा 1883 में की गई थी और परोपकारिणी सभा की सभा की स्थापना भी 1853 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। एंग्लो इंडियन कॉलेज के नाम से इन्होंने ये कॉलेज खोला था शुरू में श्रीमती एनी बेसेंट ने, और कालांतर में इसका नाम बनारस विश्वविद्यालय हो गया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का विकास किसने किया? ये भी एनी बेसेंट के द्वारा किया गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में की गई है। ब्रह्म समाज की स्थापना है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी और दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना है वो भी 1875 के द्वारा की गई थी। अब देखिए, खेतरी के महाराजा ने विवेदिशानंद को किस नाम से दिया? देखो, रामकृष्ण परमहंस के अनुसार अगर पूछे कि विवेकानंद का मूल नाम तो देखो नरेंद्र नाथ दत्त था। अब रामकृष्ण है, उन्होंने उसे विविदिशानंद नाम दिया था, यानी उनको दीक्षित किया था, तो रामकृष्ण परमहंस ने उसे विविदिशानंद नाम दिया था। परंतु खेतरी के महाराजा अजीत सिंह थे, उन्होंने विविदिशानंद से उनका नाम विवेकानंद कर दिया। क्या नाम किया था? विवेकानंद नाम कर दिया और वे विवेकानंद नाम से ही आगे चल करके प्रसिद्ध हुए थे। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें क्या नाम दिया? तो देखिए, विविदिशानंद नाम दिया था। रामकृष्ण परमहंस का असली नाम क्या था? तो गद्दाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस ना, इनका भी मूल नाम गद्दाधर चट्टोपाध्याय था। अच्छा प्रश्न है, पूछा जाने योग्य कथन है, क्योंकि अपन सभी रामकृष्ण परमहंस ही पढ़ते आ रहे हैं, तो गद्दाधर चट्टोपाध्याय अच्छे से याद रखना। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस ही थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण परमहंस के द्वारा दिया गया नाम क्या था? विविदिशानंद था। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम किसने दिया? तो खेतरी के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा दिया गया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में 1875 में की गई थी।
अच्छे कथन है, इन कथनों को याद रखना। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर है। साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किसने किया? तो ये सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। मुसलमानों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का श्रेय किसको जाता है? सैयद अहमद खां को जाता है। सैयद अहमद खां ने एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी की थी, जो कि अभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है। तो देखो, यह है मुसलमानों को शिक्षा की मुख्य धारा से लाने का श्रेय है सैयद अहमद खां को। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक भी सैयद अहमद खां ही थे। ज्योतिबा फुले ने किस कुरीति के खिलाफ जनचेतना फैलाई? तो ये जातिगत भेदभाव के खिलाफ ज्योतिबा फुले हैं, उन्होंने भी जनचेतना फैलाई थी। अब ये देखो, कॉलेज है ना, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है। ज्योतिबा फुले किस पुस्तक की रचना की थी? तो ये गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी थी, ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई थी। सत्यशोधक समाज का गठन किसने किया? ज्योतिबा फुले ने किया था। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब लागू हुआ? 1856 में लागू हुआ था। विधवा पुनर्विवाह का प्रबल समर्थन किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह का प्रबल समर्थन किया था और 1856 में एक कानून भी बनवाया था। सती प्रथा के खिलाफ कानून कब बना? तो सती प्रथा के खिलाफ 1829 में कानून बना था। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ब्रह्म सभा का नाम बदल कर ही ब्रह्म समाज रखा गया था। पहले शुरू में इसका नाम ब्रह्म सभा ही था। ब्रह्म सभा का गठन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। सती प्रथा के खिलाफ मुहिम किसने छेड़ी थी? तो कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने शुरू में यह मुहिम छेड़ी थी और सती प्रथा के विरुद्ध 1829 में कानून भी बन गया था। भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। बहुत अच्छे से याद रखना, भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय ही कहलाते हैं। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था और अंग्रेजी शासन का प्रभाव, यानी अंग्रेजी शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसका अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है वो इंग्लैंड से हुई थी। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले संपत्ति निकासी का विरोध किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था संपत्ति निकासी का विरोध। भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किन जहाज़ों का प्रयोग किया गया था? तो ईस्ट इंडियन मैन के नामक एक जहाज़ों का प्रयोग है वो किया गया था। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। 1717 में किस मुगल बादशाह ने 3000 रुपये वार्षिक के बदले में पूरे भारत में अंग्रेजी कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दे दी? तो ये फर्क्यूशियर था। उन्होंने 1717 में अंग्रेजों से साथ में एक संधि कर ली थी। किस पुर्तगाली ने भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा था? तो वास्को डी गामा, ये पुर्तगाली है, यही सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा था। एक देश पर दूसरे देश का सैन्य अधिकार क्या कहलाता है? तो ये उपनिवेश कहलाता है। तो ये छोटा सा ही चैप्टर था, भारत में अर्थव्यवस्था और अंग्रेजी शासन। इस प्रकार से अपन ने आज है वो 4 पाठों का अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि प्रत्येक बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई आपके मन में डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार आप पाठ को ध्यान से पढ़िएगा, फिर इन प्रश्नों को कीजिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। और PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।